नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो घटना चक्र का दृष्टि का सामान्य विज्ञान का जो सीरीज है, यह इस सीरीज का 17वां वीडियो होगा। यानी कि जीव विज्ञान के जो रिलेटेड वीडियो होंगे वह 17वां वीडियो होगा। एक वीडियो और आएगा, लेकिन जो सामान्य वीडियो होगा उससे थोड़ा सा लंबा होगा। उसमें हम 8 पेज को कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम 5 पेज को कवर करने वाले हैं। और यह जो वीडियो होगा इसमें बेसिकली आप जानेंगे इस लास्ट 2 वीडियो में बेसिकली रोगों के नाम, उनके कारण और उनसे निपटने के लिए जो दवाइयाँ होती है उसके बारे में जानेंगे। उससे रोगों से निवारण के लिए जो भी उपचार होते हैं उसके बारे में टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस दोनों वीडियो में मिलेंगे जानकारी। मैं बताना चाहूँगा यह जो होता है रोग से संबंधित एग्जामिनेशन में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस रोग को किस दवाओं के थ्रू इसका उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं बहुत सारे, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह वीडियो जो होगा लास्ट 2 वीडियो होगा, यह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको मैं बताऊंगा, आप देखिएगा वीडियो तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि हाल ही के एग्जामिनेशन में आप प्रश्न पत्र देखे ही होंगे किसी न किसी एग्जामिनेशन का। तो आपको निश्चित ही तौर पे पता लग जाएगा कि इस सेक्शन से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आए दिन एग्जामिनेशन में। इन सभी जानकारी को एकत्रित करते हुए इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। जो कि पिछला वीडियो था उससे लिंक करते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर जाना था कि डिप्थीरिया के बारे में, टिटनस के बारे में, यहाँ तक हमने देख लिया था। यानी कि 55 नंबर पेज तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर वो वीडियो आप पिछले वाला नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक के जरिए आप उन्हें सीरियली वाइज देख सकते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से। देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो पहला है यहाँ पर सुजाक नाम से जो रोग होते हैं उसके कारण देखें तो यह जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कारण जो होते हैं नेसेरिया गोनोरी, जो जीवाणु होते हैं उनके कारण जो है कि यह रोग होता है सुजाक। इसमें प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं यह मूत्र मार्ग होते हैं। और इसके खोजकर्ता देखें तो लुडविग सिग्समंड नेसर जो थे वो 1879 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। उसके बाद इसके लक्षण को देखेंगे तो लक्षण आपको देखने को मिलेगा मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है, इसके लक्षण को अब बताता है। उसके बाद यहाँ पर प्रसार का जो माध्यम है वह असुरक्षित यौन संबंध में आपको देखने को मिलेगा। मेनली जो यह होता है रोग वह महिलाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद है आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो सिफिलिस जो रोग होते हैं उसमें आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रिटजट सॉडिन व एरिक हॉफमैन थे जो कि 1905 ईस्वी में इसका खोज किए थे। रोग का कारण जब देखें तो ट्रोपोनेमा पॉलीडम जो जीवाणु होते हैं उसके कारण यह जो रोग होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके प्रसार के जो माध्यम होते हैं यह भी असुरक्षित यौन संबंध से ही होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं कि सीसन में घाव हो जाता है और इसके प्रभावित जो अंग होते हैं वह सीसन ही होता है। आगे बढ़ेंगे तो एंटीबायोटिक दवा के बारे में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि इसमें कुछ दवाएं के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और लास्ट जो वीडियो होगा उसमें भी आपको इसी तरीके के कंटेंट मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की जब बात करते हैं तो यह जो जीवाणु होता है, यह जो एंटीबायोटिक होता है, यह किस प्रकार से काम करता है। तो जीवाणु जनित विभिन्न रोगों को प्रति प्रभावी होता है यह, यानी कि जीवाणु से जितने भी सारे रोग जनित होते हैं उन सभी रोगों के लिए यह प्रभावी होता है। इसमें मेनली ग्राम प्लस या और जो है कि ग्राम माइनस दोनों प्रकार के जो जीवाणु के विरुद्ध यह प्रभावी रूप से काम करता है। इसके उदाहरण के आप रूप में जाने तो क्लोरेम्फेनिकोल जो है कि इसका उदाहरण है। इसका अन्य नाम के रूप में आप जान सकते हैं क्लोरोमाइसिटेसिन, देख सकते हैं यह नाम है क्लोरोमाइसेटिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये दो जो है कि एंटीबायोटिक है, जिसमें कि आप लोग यह जानते ही होंगे एजिथ्रोमाइसिन अभी हाल ही में अभी जो है कि ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जितने भी सारे डॉक्टर है एजिथ्रोमाइसिन जो भी एंटीबायोटिक रिलेटेड जो बीमारी दिखता है उन्हें तो निश्चित ही रूप से एजिथ्रोमाइसिन को लिखते हैं पर्चे में। और उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ से कि पेनिसिलिन की जो खोजकर्ता थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे और इसकी जो खोज हुई थी 1928 ईस्वी में किया गया था। यह जो पेनिसिलिन है यह पहली एंटीबायोटिक के रूप में हम इसे जानते हैं।
और प्राप्त जो होता है यह पेनिसिलिन वह कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से यह प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से यह प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक दवा होती है वह। उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में जाने, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी होता है। ध्यान रखेंगे, सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही यह प्रभावी होता है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर उदाहरण के लिए एमॉक्सिलिन या फिर पेनिसिलिन, इसका जो है कि उदाहरण आप जान सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सल्फा दवाइयों के बारे में। अब सल्फा दवाई क्या होती है, सल्फा ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ से जानेंगे कि संश्लिष्ट जो दवा समूह होते हैं उसे हम लोग सल्फा दवाई कहते हैं, फिर सल्फा ड्रग्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि सल्फोनामाइड या फिर सल्फामेराइजिन, उसके बाद सल्फाडाइजिन, ये सारे दवाई जो होते हैं वह सल्फा दवाई के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ से जानेंगे कि सल्फोनामाइड के उदाहरण के लिए आप देखें तो सल्फोनामाइड के जो उदाहरण है यहाँ पर पेंटोसिल एवं सीबाजोल जो दवा होती है वह सल्फानोमाइड के उदाहरण के रूप में आप इसे रख सकते हैं, जान सकते हैं। पहला सल्फा ड्रग्स के रूप में आप जाने तो पेंट्रोसिल एवं रुब्रेम जो दवा होती है, पहला जो सल्फा ड्रग था वह इसका नाम आप देखें तो पेंट्रोसिल रुब्रम जो दवा थी उसे 1935 में लॉन्च किया गया था। आप देखेंगे यह पहला सल्फा ड्रग के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी आपको देखने को मिलेगा जो कि रोग के लेकर के ही है, डिजीज के लेकर के ही है। यहाँ पर कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया है कि लेप्रोसी इसका इंग्लिश में आप बोलते हैं लेप्रोसी, और इसका देखें तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि संचार यानी कि एक दूसरे में यह कैसे संचारित होता है, तो देखने को मिलेगा कि शारीरिक संपर्क से यह प्रसार होता है एक दूसरे में। इसका जो कारण होता है यह जीवाणु से ही उत्पन्न होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि माइकोबैक्टीरिया लेप्री व माइटोबैक्टीरियम लेप्रोमाटिसिस जो बैक्टीरिया होती हैं उनके थ्रू जो है कि इनका विकास होता है, यानी उनके थ्रू यह जो बीमारी है पनपती है। आगे बढ़ेंगे तो विशेष तथ्य के रूप में आप जान सकते हैं कि 2005 में भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे 2005 ईस्वी में भारत को कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। कुष्ठ रोग के जो लक्षण क्या होते हैं तो जानेंगे यहाँ से कि शरीर पर चकत्ते एवं उनमें संवेदनशीलता जो खत्म हो जाती है, यानी कि जो चकत्ते बनते हैं और उस चकत्ते में आप कोई भी चीज सुई वगैरह चुभेंगे तो यानी उस त्वचा में संवेदनशीलता की जो भावना होती है, संवेदनशीलता की जो एक्टिविटी होती है वह खत्म हो जाती है। इसमें आप जानेंगे कि उत्तकों का अपक्षय हो जाता है। इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है तो उत्तकों का अपक्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे कि निवारण हेतु प्रयास इसका जो क्या था तो देखेंगे निवारण हेतु 1983 ईस्वी में 1983 में से ही राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे उपचार में प्रमुख औषधि क्या होती है, तो उपचार के लिए इसके उपचार के लिए MDT का उपयोग किया जाता है, जैसे आप देखेंगे तो फुल फॉर्म के रूप में कि मल्टी ड्रग थेरेपी के नाम से हम जानते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कि दवा का नाम आप देखें तो कुष्ठ रोग से रिलेटेड जो दवा का नाम है डेप्सोन, रिम्पैसिन, उसके बाद क्लोफाजीमिन जो दवा होती है, ये 3 दवा का उपयोग कुष्ठ रोग में किया जाता है। डेप्सोन, रिम्फेसिन और क्लोफाजीमिन जो दवा होती है, ये 3 दवा कुष्ठ रोग में यूज किए जाते हैं। अब जानेंगे यहाँ से कवक रोग जनित रोग, यानी कि कवक से जनित वाले जो रोग होंगे उनके बारे में, उसके जो उत्पत्ति और उससे जो निपटने के लिए जो औषधि होती है उन सभी के बारे में भी जानते चलेंगे। पढ़ेंगे यहाँ पे आगे तो देखेंगे यहाँ पर कवक के बारे में। कवक को इंग्लिश में फंगई कहते हैं। कवक जो होता है थैलाफाइटा समूह के होते हैं, या कवक जो होता है किस समूह के होते हैं तो थैलाफाइटा समूह के जीव होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्पत्ति। उत्पत्ति इसका लैटिन शब्द फंगस से हुआ है, यानी कि जो कवक का जो उत्पत्ति है, कवक शब्द का जो उत्पत्ति है वह जो लैटिन शब्द फंगस से हुआ है। शाब्दिक अर्थ के बारे में जाने तो इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में आप छत्रक या फिर मशरूम भी कह सकते हैं। और देखने को मिलेगा यहाँ पर अध्ययन हेतु शाखा, यानी कि इसका जो आप कवक का जब अध्ययन करते हैं तो यह शाखा जो कहलाता है विज्ञान का माइकोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। मृतोपयोजी या फिर परजीवी के रूप में हम इसे कहते हैं, मृतोपजीवी या फिर परजीवी के रूप में हम इसे जानते हैं कवक को। जनन आप देखेंगे इसका जनन कैसे होता है तो बीजाणुओं द्वारा इसका जनन होता है कवक का।
और संवहन ऊतक का अभाव होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कवक में संवहन ऊतक का अभाव होता है। पूछा जा सकता है कि कौन से जो जीव होते हैं जिसमें कि संवहन ऊतकों का अभाव होता है, जैसे जीवाणु दे दिया जाएगा और वायरस दे दिया जाएगा और कवक दे दिया जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें कवक को जो है कि संवहन ऊतक, कवक में जो है कि संवहन ऊतक का अभाव होता है। आगे देखेंगे तो पर्णहरित रहित होता है, यानी कि पर्णहरित जिसमें हरा जो कलर होता है उसका अभाव होता है। इसमें यहाँ पर जड़, तना एवं पत्ती का भी इसमें अभाव होता है। तो ध्यान रखेंगे पर्णहरित रहता है इसका कौन सा चीज, तो जड़, तना व पत्ती में इसका पर्णहरित का जो है कि अभाव रहता है। आगे बढ़ेंगे तो एथलीट फुट के बारे में जानेंगे। एथलीट फुट रोग को आप जानेंगे तो यहाँ पर एथलीट फुट को आप जानेंगे तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एथलीट फुट क्या होता है, हाथी पांव जिसे आप बोलते हैं, तो इसको भी आप कह सकते हैं। और कारण में आप देखेंगे कि इसे ट्राइकोफाइटोन जो कवक होते हैं उसके थ्रू यह रोग पनपता है। ट्राइकोफाइटोन जो कवक होते हैं उसके थ्रू जो इस रोग का जो आप देख सकते हैं, वहां पर टीनिया पेडिस जो कवक होते हैं उसके थ्रू आप इस रोग को आप देख सकते हैं। उसके देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संचार का जो माध्यम होता है, संक्रमित मृदा से यह पनपता है, एक दूसरे में संचारित होता है। मिट्टी जो नहीं, यानी संक्रमित जो मिट्टी होती है उनसे जो है कि एक दूसरे में यह संचारित हो जाती है। आगे देखने को मिलेगा संक्रमित अंग। संक्रमित अंग जो क्या होता है इसमें कि त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर जो है कि अंगुलियों के बीच के हिस्से में जो है यह हो जाता है, जिसको आप लोग जैसे उजला कलर में आप देखेंगे बरसात के मौसम में जब किसान वगैरह को आप देखेंगे तो ये उंगली के बीच में जो उजला कलर का हो जाता है उसी को इस कहते हैं एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो एस्पीजर्लिसोसिस, एसपी एस्पीजिरलोसिस रोग के बारे में यहाँ पर एस्पीजिरलोसिस रोग के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो ये एक प्रकार का कवक जनित रोग है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखें तो इसका कारण क्या होता है, तो एस्पीजिरलिस जाति के जो कवक होते हैं उसके कारण यह रोग आपको देखने को मिलेगा। यह रोग जो होता है फेफड़े को इफेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके फेफड़े में हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें तो उदाहरण के रूप में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एस्परजीलस फ्लेवस, उसके बाद एस्परजीलस फ्यूमेंगेटस, उसके बाद एस्पीजर्लिस नाइजर के रूप में आप जानते हैं, एस्पीजिरलिस नाइजर के रूप में आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। थोड़ा इसका जो वर्ड होता है इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ने का भी कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पर आप इसका लक्षण के रूप में जानेंगे, यानी कि जो एस्परलिजर्जिस रोग है यानी एस्परजीलोसिस जो रोग है इसके जो लक्षण है, लक्षण के रूप में आप देखें तो इसका मेन लक्षण होता है दम घुटना, महक ना आना, यानी कि कोई भी आपको सुगंध या फिर गंध नहीं लगेगा, इस प्रकार से हो जाता है। यह जो अंग होता है इसको प्रभावित करता है, जो कि फेफड़ा को यह प्रभावित करता है, एस्परजीलोसिस जो रोग होते हैं वह। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से तो देखेंगे अगरटा पत्ते रोग। अगरटा पत्ते रोग के बारे में आप देखेंगे तो अगरटा पत्ते रोग के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण आप देखेंगे क्लेविसेप्स पुरपुरिया, इसके जो कारण है क्लेविसेप्स पुरपुरिया के नाम से जो कवक होते हैं उसके द्वारा जो है किया होता है। संचार का माध्यम जाने तो यहाँ पर संदूषित अनाज का उपभोग करने से यह रोग जो पनप जाता है। लक्षण के बारे में जाने तो अगाट तप्य जो रोग होते हैं, इगोटिज्म जिसे बोलते हैं, इसके जो रोग होते हैं उसके लक्षण आपको देखने को मिलेगा। दस्त एवं उल्टी के जो लक्षण होते हैं इसमें होने लगते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हाथ एवं पैर में संवेदना खत्म हो जाता है, हाथ एवं पैर में जो कोई भी सेंसिंग नहीं रहता है। तो इस प्रकार के जो रोग अगाट पत्ते यानी इगोटिज्म जो रोग होते हैं उनको आप देख सकते हैं। डॉप्सी आदि जो होते हैं इसी के अंतर्गत इसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर प्रभावी जो अंग होते हैं पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को आप देखेंगे। प्रभावी अंग कौन से होते हैं, तो पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र होते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन, नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है वह किसका बचाव करता है, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से बच्चे को बचाव करता है। ध्यान रखेंगे ट्रिपल एंटीजन का जो सुई पड़ता है, टीका पड़ता है बच्चे को, उससे वह जो किस रोग से बचाता है बच्चे को, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस से बचाता है।
अगला आप देखेंगे तो क्लोरिस्टीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग कौन सा है? क्लोरिस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया से उत्पन्न जो रोग है वह देख सकते हैं बाटुलिज्म नाम का रोग होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो WHO के अनुसार शाब्दिक संख्या में प्राण लेने वाला जो रोग कौन सा होता है? तो WHO के अनुसार सबसे शाब्दिक संख्या में प्राण लेने वाला जो रोग है वह तपेदिक है, जो टीबी को कहा गया है। ध्यान रखेंगे WHO के अनुसार। आगे देखेंगे कि क्षय रोग, टीबी जिसे बोलते हैं, क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण टेस्ट को क्या कहते हैं? तो मोटॉक्स ट्यूबरक्युलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मोटॉक्स ट्यूबरक्युलिन त्वचा परीक्षण से हम टीबी का जो परीक्षण करते हैं, या फिर इसे टीबी रक्त परीक्षण से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे जानेंगे यहाँ पर दंत क्षय किसके कारण होता है? तो देखें तो दांत का जो क्षय किस कारण होता है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स एवं जो है कि लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया से होता है। जो दही में पाया जाता है लैक्टोबैलिसस जो बैक्टीरिया, उसके कारण यह जो है कि दांतों का क्षय होता है। तो ध्यान रखेंगे कि दांतों का क्षय का कारण किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटानस एवं जो है कि लैक्टोबैलिसस नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण दांतों का क्षय हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रमुख रोग जो कि कवक के लिए उत्तरदायी होता है, कवक से उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके रिलेटेड सबसे पहले देखें तो एथलीट फुट जो होता है, जिसमें ट्राइकोफाइटोन जो कवक होते हैं वह यह जो काम करता है। एथलीट फुट जो बीमारी होता है उसमें ट्राइकोफाइटोन जो कवक होते हैं उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जियोट्राइकोसिस जो रोग होते हैं उसमें आप देखें उस रोग में आपको जियोटिकम कैंडिडम कवक जो होता है उसका जो है कि यह कारण होता है, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे कि जियोटोकिकम कैंडिडम जो कवक होता है उसके कारण जियोट्राइकोसिस जो रोग होते हैं यह हो जाता है। उसके बाद दाद के बारे में जाने, जिसे रिंग वार्म के रूप में आप लोग जानते हैं। एशिया जो होता है वह किसके कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटन वेरुकोकस जो कवक होते हैं उसके कारण दाद या फिर रिंग वार्म आपको हो जाते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो रोग है इसके कारण होता है। उसके बाद देखें तो कैंडिडाइसिस जो रोग होते हैं वह एक प्रकार का कवक के कारण ही होता है। उसके बाद और देखेंगे यहाँ पर गंजापन जो होता है वह कवक के कारण होता है, यानी कि बाल जो उड़ जाता है, यानी बाल जो है कि सिर में नहीं रहते हैं, बाल जो है कि गिर जाते हैं। तो इसमें देखें तो टीनिया कम्पिटिस कवक जो होते हैं, टीनिया कैम्पिटिस जो कवक होते हैं उसके कारण गंजापन का रोग हो जाता है। खाज के बारे में देखें तो एस्केबीज जिसे बोलते हैं, एकेरस एस्केबीज कवक के कारण यह होता है खाज की जो बीमारी होती है। अगला आपको देखेंगे कि त्वचा प्रदाह एक प्रकार का जो रोग होता है वह भी कवक के कारण ही होता है। और यहाँ पर देखें तो दम्मा जिसे अस्थमा के रूप में हम लोग जानते हैं, और एस्पीजिलस फ्यूमेंगेटिस जो कवक होते हैं इसके कारण होता है। एस्परजीलस फ्यूमेंटिस जो कवक होते हैं इसके कारण दम्मा बीमारी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और आपको देखने को मिलेगा जो कि कवक जनित रोग होंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला एफ्लाटॉक्सिन विष जो होता है, एफ्लाटॉक्सिन विष जो होता है वह क्या होता है? टॉक्सिन जो विष होता है इसका उत्पत्ति आप देखेंगे तो कहाँ से होता है? एस्पीजर्लिस फ्लेवस जो होते हैं जीवाणु कवक जो होते हैं उससे जो है कि इसकी उत्पत्ति होती है। एल्फा टॉक्सिन जो विष होते हैं उसका। यहाँ पर देखें तो एस्पीजर्लिस फ्यूमेगेट्स एस्पीजर्लिस फ्यूमेटिस जो कवक होते हैं उसके कारण भी उससे ही यह उत्पन्न होता है। उसके बाद देखेंगे तो इसके बाद आपको देखने को पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि जो कवक होते हैं इन सभी से यह जो है कि उसका उत्पत्ति होता है एल्फा टॉक्सिन नामक विष का। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि संचार माध्यम, इसका जो संचार किस तरीके से होता है एक दूसरे में, तो देखने को मिलेगा मक्का मूंगफली आदि के जो फसलों होती है उसमें जो है कि संचार होता है इसका। उसके बाद यहाँ पर प्रभावी अंग क्या होता है इसका? तो प्रभावी अंग लीवर होता है, यकृत कैंसर इसका जो प्रभावित करता है यकृत कैंसर के थ्रू। उसके बाद देखने को मिलेगा प्रभाव क्या होता है? कैंसर इसका कारक होता है, कैंसर कारक प्रभाव इसका पड़ता है कैंसर से। आगे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक फंगस के बारे में यहाँ से जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है।
तो अन्य नाम के रूप में आप जाने ब्लैक फंगस का अन्य नाम जो होता है म्यूको म्यूकोर म्यूकोरमाइकोसिस जो होते हैं, इसके अन्य नाम होता है ब्लैक फंगस का म्यूकोरमाइकोसिस जो होते हैं, इनका अन्य नाम होता है। पूर्व नाम आप देखेंगे तो जाइगोमाइकोसिस जो होते हैं, इसका पूर्व नाम है, पूर्व में इसे जाइगोमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। आगे देखने को मिलेगा कारण इसके कि कारण आप देखेंगे कि ब्लैक फंगस किसके कारण होता है, तो म्यूकोरमाइसिटिस जो इसके कवक होते हैं उसके कारण यह रोग हो जाता है ब्लैक फंगस। विशेष के तौर पे आप देखेंगे तो कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग आप देखेंगे तो यह था, विशेष के रूप में आप देखेंगे कि कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग इसी से बनकर उभरा था। ध्यान रखेंगे यह जो फंगस था उसी के थ्रू आप देखेंगे कि कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा था। उसके बाद देखेंगे कि मृत्यु दर इसमें देखेंगे तो 46 से 96% तक इसका होता है। इस रोग को जिसे लग जाता है उसमें आप देखेंगे कि 46 से 96% लोग जो है कि मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि प्रभावित अंग आपका साइनस, फेफड़े, मस्तिष्क इसमें जो प्रभावित होते हैं, साइनस का रोग हो जाता है, फेफड़े की बीमारी हो जाती है और मस्तिष्क में भी इसका बीमारी लग जाता है। इसमें देखेंगे इसका जो अंग है प्रभावित करने वाला अंग को आप जानेंगे। आगे देखेंगे कि खाद्य योग्य जो कवक होते हैं, यानी खाने योग्य जो कवक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो छत्रक जिसे एर्जिसस जिसे बोलते हैं, एर्जिसस जिसे बोलते हैं, यह छत्रक होता है। उसके बाद गुच्छी आप देखें तो मोरछेला आप देखेंगे तो यह देखेंगे कि यह खाने योग्य कवक होता है, गुच्छी और छत्रक। उसमें जहरीला कवक आप देखेंगे तो जहरीला कवक के नाम आप यहाँ पर देखेंगे कि अमानिटा और लाइकोपर्डोन और अनामिटा जो होते हैं कवक, यह जहरीला कवक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी एकत्रित करेंगे। यहाँ पर अन्य परजीवों से जनित रोग के बारे में बताया गया है। अन्य परजीवी रोगों के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो परजीवी रोगों से आप देखें तो प्रोटोजोआ हो सकता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस हो सकता है और निमेटोडा हो सकता है। ये सारे जो होते हैं परजीवी होते हैं, ध्यान रखेंगे परजीवी होते हैं। इसमें देखेंगे तो परजीवी से जनित रोग कौन सा होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कालाजार जिसे ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। और इसका अन्य नाम के रूप में आप जाने कालाजार का अन्य नाम आप देखेंगे तो लिसीमैनियासिस रोग, लिसीमैनियासिस रोग जो होता है तो कालाजार को ही कहा जाता है। इसका कारण आप देखेंगे तो लेशमैनिया डोनोवानी जो होता है नामक प्रोटोजोआ, इसके कारण आपको कालाजार होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखेंगे तो लक्षण के बारे में यहाँ पर देखेंगे त्वचा तथा आंतरिक अंगों के श्लेष्मीय कलाएं रोगाग्रस्त हो जाती है, यानी कि जो मॉलिकस मेम्ब्रेन होती है त्वचा के अंदर उसमें जो है कि आंतरिक अंगों में जो होती है श्लेष्मिक कलाएं उसका जो है कि रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें देखेंगे तो प्रभावित अंग कौन सा है, तो त्वचा व संपूर्ण शरीर इसका प्रभावित अंग हो जाते हैं। और रोग वाहक कौन सा होता है, तो इसके थ्रू होता है जो कि बालू मक्खी जिसे सैंड फ्लाई के रूप में हम जानते हैं। इसके कारण जो है यह बालू मक्खी के काटने से हो जाता है कालाजार। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा निंद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग स्नीकेस के रूप में आप जानते हैं निंद्रा रोग को। और इसका कारण देखें तो ट्रैपोनोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है इसके कारण जो हो जाता है यह रोग। इसमें आप देखेंगे रोग वाहक के रूप में आप देखेंगे कि सीसी जो मक्खी होती है उसके कारण जो होता है यह रोग, इसके सीसी मच्छी काटने के कारण यह रोग हो जाता है निंद्रा रोग, जिसे खूब नींद आने लगता है ना। कि इसका लक्षण क्या होता है, दिन में भी नींद में बोझिल रहना, दिन में ही ऊँघते रहना, हरदम जो है कि नींद में रहना, यह एक प्रकार का लक्षण हो जाता है इसका निंद्रा रोग का। प्रभावित अंग के बारे में देखें तो इससे प्रभावित जो अंग होते हैं वह रुधिर यानी खून को प्रभावित करता है, सेरिब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव को भी प्रभावित करता है, हृदय की पेशियां को प्रभावित करता है और जनद को प्रभावित करता है। ये 4 चीज को प्रभावित करता है, जिसमें कि खून, सेरिब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव को प्रभावित करता है, हृदय पेशियां को प्रभावित करता है और जनद को प्रभावित करता है। देख सकते हैं यह किस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मलेरिया रोग, जिसे मलेरिया डिजीज के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसके खोजकर्ता के बारे में जाने तो सर रोनाल्ड रॉस महोदय थे, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था 1902 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इसके खोजकर्ता मलेरिया के जो रोग हैं उनके खोजकर्ता कौन है, तो सर रोनाल्ड रॉस महोदय थे।
जिन्हें नोबेल पुरस्कार से 1902 में नवाजा गया था। आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि प्रभावित अंग इसके क्या होते हैं, यानी कि मलेरिया से जो रोग हो जाता है उससे प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो आरबीसी तथा स्पीलेन यानी कि प्लीहा इसे प्रभावित हो जाते हैं। यह किसके कारण होता है, तो प्लाज्मेडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण यह होता है। प्लाज्मेडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग हो जाता है। इसमें देखें तो 4 प्रजातियां होती है, जिसमें कि प्लाज्मेडियम वाइवैक्स और उसके प्लाज्मेडियम ओवेल और प्लाज्मेडियम मेलेडी और प्लाज्मेडियम फैल्सीफेरम पेरम जो होते हैं, इन सभी प्रोटोजोआ के कारण जो है कि यह रोग होता है। और प्लेमेडियम जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं, प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होते हैं वह इनके 4 प्रजाति होते हैं। इसमें देखेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेडी और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये 4 तरीके के प्रजाति होते हैं इसका। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भारत के संदर्भ में, तो भारत में 60 से 35% केस पी यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है। 60 से 65% जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पी वाइवैक्स नामक जो होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम से जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके कारण होता है। उसके बाद देखेंगे कि 30 से 35% केस जो होते हैं वह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है भारत के संदर्भ में। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट कि रोगवाहक मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसके कारण, उसके काटने से होता है, यानी कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है जिसके कारण से, जिसके काटने से जो है कि कौन से रोग हो जाते हैं, तो मलेरिया हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस आपको देखेंगे तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखेंगे विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को जो है कि मनाया जाता है। प्राकृतिक औषधि के रूप में जाने तो प्राकृतिक औषधि कुनैन यानी सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन नामक जो दवा होती है जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जो एनसीईआरटी आपने देखे होंगे, जो 5 क्लास या 6 क्लास का जो एनसीईआरटी होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में अधिक जानकारी। कि सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन, जो कि मलेरिया के दवा के लिए बेहद ही कारगर होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कृत्रिम औषधि के रूप में आप देखें तो एटीब्रीन, मेलुब्रीन, उसके बाद रेसोचीन, उसके बाद कामाक्विन, उसके बाद है क्लोरोक्विन, ये सारे दवा हैं जो कि कृत्रिम रूप से उपलब्ध है और इससे जो है कि मलेरिया की दवा के रूप में हम जानते हैं एंटीब्रीन, मेलुब्रीन, रेसोचीन, उसके बाद कामाक्विन और क्लोरोक्विन, ये सारी दवा हैं। उसके बाद देखेंगे कि मच्छरों से बचाव के साधन के रूप में आप देखें तो डीडीटी और पाइथीरम, नेफ्ता तथा कपूर आदि का प्रयोग करना, जलाशय में लार्वा, खाने वाली बत्तखें एवं मछलियां का पालना, ये सारे चीज आप कर सकते हैं जो कि मच्छरों से आपको बचा सकता है, यानी इस रोग से भी बचा सकता है। जैसे कि गैम्बूसिया छोड़ना, ये सारे के सारे जो मच्छर को मार देता है इस पद्धति के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ से देखने को मिलेगा आपको कि प्रालेथ्रीन नामक पाइथेराइथ्री कीटनाशक का प्रयोग करना, इसके जो कि मच्छर से मर जाता है इससे। और उसके बाद कैनून व फिर डेराफ्रीम आदि रोगारोधी औषधि का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप जो है कि मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वैक्सीन क्या होते हैं इसके। तो प्रथम वैक्सीन के रूप में आप देखें तो अफ्रीकी देश मालवी जो है वहां पर WHO द्वारा लॉन्च किया गया था प्रथम वैक्सीन 2019 में। ध्यान रखेंगे वैक्सीन जो होता है मलेरिया का वो अफ्रीकी देश में मालवी जो देश है वहां पर यह लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, नीचे चलेंगे तो थोड़ा और जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि रिलेटेड होगा एस्टोसोमा रुग्णता, जिसे आप देखेंगे तो एस्टोसोमा रुग्णता के नाम से यह बीमारी का नाम है। और यहाँ पर देखेंगे तो यह है कि अन्य नाम के रूप में विल्हार्जिया होते हैं, इसका जो नाम होता है जिसके कवक के द्वारा जो हो जाता है यह रोग, परजीवी के द्वारा हो जाता है, यानी कि परजीवी जो प्रोटोजोआ होता है इस प्रकार का, इसके कारण यह होता है। विल्हार्डिजिया जो परजीवी होता है इसके कारण यह रोग होता है। उसके बाद देखेंगे कि सिस्टोमा नामक पर्ण कृमि या इसका जो संघ होता है वह किस समूह से आता है, तो पेल्टी हेलमिनेथीज जो नामक
संघ होते हैं उससे यह संबंधित होता है। उसके बाद देखें तो प्रभावित जो अंग होती है वह लीवर होता है। आंत्र एवं अन्य रोग भी इससे संबंधित होता है, प्रभावित होने वाले। उसके बाद प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? त्वचा में खुजली होना, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सभी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। सिस्टोसोमारुग्नता जो रोग होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं, त्वचा में खुजली, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सभी लक्षण है। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रसार। प्रसार किस तरीके से होता है कि विकासशील देशों में महामारी के रूप में इसका जो प्रसार हो जाता है। उसके बाद देखिए तो परजीवी का संक्रमण किस तरीके से होता है? इस परजीवी का जो संक्रमण होता है किस प्रकार से होता है? तो मनुष्य एवं अन्य स्थनियों एवं रुधिर वाहिनियों में उपस्थित मलेरिया के बाद हो जाता है, यानी कि मनुष्य एवं अन्य स्थानियों के रुधिर वाहिनियों में यह उपस्थित होता है परजीवी, उसके कारण होता है। उसके बाद मलेरिया के बाद भी हो सकता है। मलेरिया के बाद शाब्दिक संक्रमण फैलने वाला परजीवी रोग है यह। ध्यान रखेंगे मलेरिया के बाद जो है कि शाब्दिक संक्रमण फैलने वाला जो रोग है वह है स्टेसोमारुग्नता जो रोग है वह। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि प्रसार का माध्यम क्या होता है? तो असुरक्षित पेयजल का सेवन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये स्टेसोमारुग्नता जो रोग होते हैं वह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वच्छता की कमी के कारण भी यह होता है। उसके बाद आपको ऊपर ले चलते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा और जानकारी जो कि होगा फैसिओला नामक रोग से। फैसिओला नामक रोग जो संघ होता है इसका, फैसिओला जो संघ होता है किस संघ से आता है? तो प्लेटी हेल्थमनीज जो संघ होते हैं उसी से आता है। और इसका जो प्रकार होता है चपटी एवं यकृत कृमि होते हैं या लीवर फ्लूक के रूप में आप इसे जानते हैं। चपटा यकृत कृमि के रूप में यह होता है इसका प्रकार। इसके बाद देखिए तो इससे होने वाला जो रोग होता है वो होता है फैसिओलोसिस। फैसिओलोसिस जो रोग होते हैं इनसे संबंधित है यह फैसिओला जो प्रोटोजोआ होता है या फिर परजीवी होता है वह। इसकी जो अवस्थिति कहाँ होती है, कहाँ पाए जाते हैं? तो भेड़, बकरी व सुअर व भैंस आदि के जिगर की बड़ी पित्त नलियों में यह पाए जाते हैं। यह जो फैसिओला जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया नहीं यह प्रोटोजोआ होता है, एक प्रकार का परजीवी होता है। यह यहाँ पर पाया जाता है भेड़, बकरी, सुअर व भैंस के जिगर में पाया जाता है, जिगर की बड़ी पित्त नलियों में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे आगे चलेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट परजीवी के बारे में जानेंगे। तो यह परजीवी है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस आप इसे देखेंगे तो इसके प्रभावित होने वाले जो रोग हैं अंग है वह क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस जो रोग होते हैं वह प्रभावित करता है कि यहाँ पर किसको? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। यह देखेंगे तो प्रसार का माध्यम इसका देखेंगे तो सुअर के मांस के भक्षण और फीता कृमि के अंडे से युक्त संक्रमित जल का प्रयोग करने से यह जो हो जाता है रोग। उसके बाद लक्षण के बारे में जाने तो त्वचा के ऊपर उभार यानी कि लंप्स आ जाता है, फूल जाता है। तो ये देखेंगे कि त्वचा के ऊपर जो फूल जाता है इसमें आप देखेंगे तो यह होता है रोग किसका? तो न्यूरोसिस्टिसरकोसिस नामक रोग होता है। सिर दर्द होता है, ब्रेन ट्यूमर जैसा आभास होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वह इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगा इस रोग के जो है लक्षण होते हैं। वही तौर पे इसका कारण आप देखेंगे तो टीनिया सोलियम नामक जो कारण होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है या परजीवी जो होता है वह इसको देखेंगे टीनिया सोलियम जो होता है इसके कारण यह होता है। नामक जो है कि कृमि से होता है, ध्यान रखेंगे। टीनिया सोलियम जो होता है नामक फीता कृमि का नाम है, यह एक प्रकार का परजीवी है, इसके कारण यह होता है। इसका जो संघ है यह किस समूह से आता है? तो यह देखेंगे यह किस समूह से आता है? पेल्टी हेल्मथिनीज जो समूह होते हैं इसी से आता है। विशेष तथ्य के रूप में आप जाने तो 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में इसका जो है कि संक्रमण हुआ था। लिएंडर पेस एक खिलाड़ी है, आप जानते होंगे, तो टेनिस खिलाड़ी है लिएंडर पेस। तो इसका जो है कि मस्तिष्क में 2003 में इसका संक्रमण हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो फैलेरिया के बारे में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फैलेरिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अन्य नाम इसे स्लीपद के नाम से जानते हैं या फिर हाथी पांव के नाम से जानते हैं। स्लीपद या फिर हाथी पांव को कहते हैं फैलेरिया, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे तो फील पांव इसका अन्य नाम भी है, फील पांव, ध्यान रखेंगे। इसके कारण के बारे में जाने तो वुचेरिया वैंक फ्राइट देख सकते हैं, फ्राइट फ्राटाई
देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वेंचेरिया व्रैंकफाइटाई इसका जो नाम है इसके कारण होता है, यह जो एक प्रकार का परजीवी है नामक गोल कृमि है, इसके कारण यह हो जाता है। उसके बाद इसका जो संघ होता है नीमेटोडा नामक संघ के जो जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, इसके कारण वेंचुरिया जो परजीवी होते हैं, गोल कृमि होते हैं यह, इसके कारण फाइलेरिया रोग हो जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रोगवाहक। रोगवाहक कौन से होते हैं रोगवाहक, तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर होते हैं जिसके कारण से यह, इसके काटने से यह रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका लक्षण क्या होता है, तो हाथी पैर जननांग सहित जो है कि अन्य अंगों का फूलकर विकृत हो जाता है, यानी कि बहुत सारे देखेंगे इस तरीके से फूल जाता है, यानी कि अजीब तरीके से फूल जाता है। आगे आपको देखेंगे कि प्रभावित अंग कौन से होते हैं, तो लिम्फ ग्रंथियां होती है, इसके प्रभावित अंग होते हैं लिम्फ ग्रंथियां। आगे बढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ से आप देखने को मिलेगा आपको कि एक्सो एस्कोरिएसिस जो बीमारी होती है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। एस्कोरिएसिस जो बीमारी होती है इसके कारक देखेंगे तो कारक है एक्सोरेसिस नामक जो गोल कृमि होती हैं, उसी के कारण यह होता है। और ये होता है संबंधित होता है किस समूह से, तो नीमेटोडा समूह से संबंधित होता है। इस बीमारी से निपटने के लिए जो औषधि होती है वह क्या होता है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चीनोपोडियम का तेल इस्तेमाल करने से यह रोग जो है कि समाप्त हो जाता है। और मीबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल जो होता है उसका इस्तेमाल करने से यह जो है कि समाप्त हो जाता है। और एल्कोपार आदि इन सभी दवाओं का इस्तेमाल आप इस बीमारी में कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया प्रभाव के बारे में कि बच्चों का पोषण ठीक से ना होना इसमें होता है। प्रभाव जो क्या होता है इसका, कि बच्चों में पोषण ठीक से नहीं होता है। और इसके बाद देखेंगे कि शरीर व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसमें। देख सकते हैं एस्केरिएसिस जो रोग होते हैं जिसमें कृमि हो जाता है बच्चे को पेट में, आप देखते होंगे एल्बेंडाजोल की जो गोली खिलाया जाता है इसी बीमारी से बचने के लिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपको जानकारी निकल के आएगा प्रभावित अंग कौन से होते हैं इसमें, तो इसका प्रभावित अंग आंत होता है। और इसके आगे देखेंगे तो नोट एक्सकेरिसिस की अवस्थाएं क्या होती है, तो प्रथम तरुण डिंभक होता है जिसमें कि रहमडीटी फॉर्म लार्वा जो होता है इसके जो डिंभक होता है, यानी कि एक प्रकार का कृमि होता है जो कि पेट में पनप जाता है। द्वितीयक जुनाइवल अवस्था में देखेंगे तो एब्रियोनेडेट अंडे मनुष्य हेतु संक्रामक हो जाते हैं। एब्रियोनेडेट जो अंडे होते हैं वह मनुष्य के लिए मनुष्य हेतु संक्रामक के रूप में आप काम करने लगता है यह जो कृमि होता है। आगे बढ़ेंगे तो वंशागति रोग जैसे के बारे में जानेंगे। वंशागति यानी कि वंश से रिलेटेड, यानी कि वंश दर वंश एक दूसरे में पनपते जाते हैं, तो इस रोग के बारे में जानेंगे कि यानी कि जेनेटिक जो रोग होते हैं उसके बारे में। तो परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं क्या कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले जो रोग होते हैं वह क्या होते हैं, तो दोषपूर्ण जीन के कारण यह होते हैं रोग, और इसी को कहते हैं हम वंशागत रोग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वंशागति के रोग में आपके बारे में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा और विस्तृत जानकारी जेनेटिक डिजीज के बारे में। तो गुणसूत्र की त्रुटियां यानी इरोर ऑफ क्रोमोसोम से यह पनपता है, और जीन के व्यतिक्रम यानी जेनेटिक डिसऑर्डर से भी यह पनपता है। ये दोनों प्रकार से पनप सकता है। इसमें आप देखेंगे तो इरोर ऑफ क्रोमोसोम से आप देखें तो डाउन सिंड्रोम, यानी उसके बाद डाउन सिंड्रोम से होता है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम से होता है, उसके बाद क्लाइनर केटरल सिंड्रोम से यह रोग पनप सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यह कॉमन हो जाता है इरोर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पे जो वंशागति रोग होते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक डिसऑर्डर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर रंजकहीनता, उसके बाद देखें तो एल देख सकते हैं एल के प्लेटोन्यूथीरिया, उसके बाद फेनिल की ट्यूनोरिया, उसके बाद RH फैक्टर। ये RH फैक्टर को ध्यान रखेंगे, यह इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके कारण जो होता है वंशागति का रोग हो जाता है, जेनेटिक रोग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे यहाँ से। तो देखने को मिलेगा यहाँ पर फीनेल कीटोनम में है या फिर फीनेल कीटोन्यूरिया रोग जो होते हैं जिसे PKU के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह जो रोग होता है वह किस नाम से जाना जाता है, तो PKU नाम के रोग से भी जाना जाता है।
और मूत्र में देख सकते हैं, मूत्र में इसका जो प्रभाव होता है, कहाँ पर प्रभाव पड़ता है इसमें देखेंगे तो फिनेलाइपायरुविक अम्ल आना शुरू हो जाता है मूत्र में। यह एक प्रकार का जो है कि विकार होता है जो कि आपके जो मूत्र में आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका पीकेयू रोग हो जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि तंत्रिका उत्तक में फेनेलिएलिनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता के जो है कि जिसे मानव जड़ता भी आप कह सकते हैं, इसी के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे इस बीमारी में जो प्रभाव पड़ता है किस पे, तो फेनिएलेनिन को जो है कि टाइरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है, और फेनिएलेनिन जो हाइड्रोक्सीलेज की कमी के से जो है कि रुधिर में यानी खून में जो है कि फेनिएलिनिन की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखेंगे जो फेनिलेन जो को ट्राइरोसिन नामक जो एमिनो अम्ल होते हैं उसमें बदलने वाला जो एंजाइम होता है फेनिलिएलिन हाइड्रोक्सीलेज जो की कमी हो जाती है, इसके कारण जो है कि फेनिएलिनिन जो की वृद्धि हो जाती है खून में, जिसके कारण आपको देख सकते हैं कि पीकेयू रोग हो सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर कि हीमोफिया के बारे में जाने तो हीमोफिया के बारे में जानते हैं तो अन्य नाम इसे अधीर रक्तस्राव के रूप में हम जानते हैं। इसके अन्य और नाम है रक्तस्रावन रोग और शाही रोग के बारे में हम इसे जानते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम ज्ञात रोगी कौन सा था, तो महारानी विक्टोरिया को यह रोग था, हीमोफीलिया रोग था। उसके बाद देखेंगे कि यह जो रोग था इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, तो लिंग और सहगलन वंशानुगत रोग होते हैं, या सहगलन वंशानुगत रोग होते हैं। रोग का जो वाहक होता है वह जो होता है कौन सा होता है, तो स्त्रियां जब पुरुष रोग जो है जब स्त्रियां, जबकि रोग पुरुषों को प्रभावित करते हैं, यानी कि वाहक किसका कौन होता है, स्त्रियां होती है, जबकि रोग पुरुष को होता है। यानी ध्यान रखेंगे इसका जो विस्तार किससे होता है, तो स्त्रियां से होता है, स्त्री से होती है, महिलाओं से होती है। हालांकि जो रोग होता है यह किसमें होता है, तो पुरुषों में होता है। आगे देखेंगे तो प्रभाव इसका क्या होता है, तो रुधिर में थक्का नहीं बनना होता है। हीमोफीलिया में रुधिर में जो थक्का बनने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है या फिर बनता ही नहीं है। चोट लगने पर लगातार खून बहते रहता है, उसमें खून रुकता नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लास्ट जो पॉइंट है उसको देखेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे कि पेशी दुष्प्रभाव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसे बोलते हैं, इसमें पेशी दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे कि अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोगों का होता है। इसमें अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोगों का इसमें होता है, जिसमें कि आप पेशी दुष्प्रभाव दुप्रोषण जिसे बोलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अनुवांशिकी रोग जिसमें कि एक्स गुणसूत्र से संलग्न होते हैं। पेशी दुष्पोषण में आप देखेंगे कि अनुवांशिक रोग एक्स गुणसूत्र से संलग्न हो जाते हैं। कारण इसका देखेंगे कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का जो है कि निष्पीडन हो जाता है, और एक्स गुणसूत्र में क्या हो जाता है, तो मौजूद अप्रभावी जो जीन का जो है कि निष्पीडन हो जाता है। प्रभाव देखेंगे तो मांसपेशियां और कमजोर हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसका जो प्रभाव होता है किसका क्या हो जाता है, तो मांसपेशी कमजोर हो जाता है। इस वीडियो में यहाँ पर वीडियो को इसको समाप्त करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे और रिलेटेड जो डिजीज हैं, बीमारी हैं, उनके बारे में, संबंधित दवा, कारण और प्रभाव, संबंधित अंग कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस बायोलॉजी का यानी दृष्टि का जो बायोलॉजी हमने बता रखा है इस सीरीज में, और इसका जो है कि सीरीज समाप्त हो जाएगा बायोलॉजी का। उसके बाद हम फिजिक्स का शुरू करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।